नोएडा में बसा ये घर आज से करीब 10 साल पहले बना था। तब से न इसकी मरम्मत हुई न रंग रोगन, इसलिए ये जर्जर और पुराना सा दिखता है। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मुंबई और इसके आसपास बसे मेहता ग्रुप ऑफ ज्वेलर्स के परिवार का कोई सदस्य यहां रहता है। लेकिन यहां रहते हैं हरीश मेहता के मंझले बेटे संजय, उनकी पत्नी रीता, बेटी नेहा और दामाद आरव। आरव और नेहा अभी अभी प्रिया की शादी से लौटे हैं। घर में घुसते ही संजय और रीता गंभीरता से उन्हें देखते हुए सोफे पर बैठ गए। रीता ने आरव को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, "हां, किस मुंह से लौट आए तुम, आरव? हमें पता चला कि शादी में तुमने क्या गुल खिलाया। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम इस घर में आए। आज फिर तुमने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया।" ये कहते हुए रीता ने गुस्से में पैर पटके और खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कहती, नेहा आगे बढ़कर बोली, "बस कीजिए मां, इसे डांटना बंद करें। शादी में जो कुछ हुआ उसमें आरव की कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी प्रिया और उसके मंगेतर रोहन की हमारी मदद करने की कोई मंशा नहीं थी।" नेहा की बात सुनते ही रीता का गुस्सा भड़क गया और वो उस पर बरस पड़ी। "बेवकूफ लड़की, तुम अभी भी इसका पक्ष ले रही हो? क्या क्या नहीं सहा तुमने इसकी वजह से? इसी के कारण आज तुम ऐसी तुच्छ जिंदगी जी रही हो। काश तुमने किसी रईस खानदान में शादी की होती।" नेहा जैसे करारा जवाब देने को तैयार थी, लेकिन दांतों तले जीभ दबाकर बोली, "मुझे समझ नहीं आता मां, आप हमेशा दूसरों पर निर्भर क्यों रहती हैं? कभी खुद पर भरोसा करना भी सीखिए।" "खुद पर भरोसा?" रीता ने तंज भरे लहजे में कहा, "ठीक है, मान लेती हूं तुम्हारी बात। बाहर वाले तो हमें ताने देते ही हैं। अब तू भी शुरू हो जा।" ये कहते हुए रीता ने नेहा को कटु मुस्कान दी और गुस्से से संजय की ओर देखा। संजय अभी भी सोफे पर शांत बैठा था। रीता की घूरती नजरें देखकर उसने धीरे से खुद से कहा, "लगता है अब मेरी बारी है।" तभी रीता संजय पर बरस पड़ी। "मेरी बेटी दिन रात मेहनत करती है, हर पल जूझ रही है, लेकिन तुमने क्या किया? क्या कभी तुमने उसके लिए कुछ किया?" संजय ने चिंतित होकर एक गहरी सांस ली। आरव, जिसे शायद पहले से अंदाजा था कि घर में ये सब होने वाला है, बिना परवाह किए चुपके से सबसे नजर बचाकर किचन की ओर बढ़ गया। "खाना तैयार है।" आरव ने खाना बना लिया था और ये कहते हुए टेबल पर प्लेट सजाने लगा। सारा परिवार खाने की मेज पर पहुंच गया, लेकिन सब खामोश थे। "आरव, प्रिया ने जो कुछ कहा वो तुम्हें पता ही होगा।" रीता ने गंभीरता से आरव की ओर देखते हुए कहा। "मां," नेहा ने चम्मच प्लेट पर पटकते हुए चिल्लाकर कहा, "मैं किसी के दबाव में आकर आरव को तलाक नहीं दूंगी।" रीता ने नेहा को घूरते हुए कहा, "क्या? अब ये मत कहना कि तुम इसे पसंद करने लगी हो। क्या तुम्हें अपने पापा की फैक्ट्री की हालत नहीं दिखती? कितने मजदूरों की महीनों की तनख्वाह बाकी है। अब तो बस दिवालिया घोषित करना बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सड़क पर कटोरा लिए दिखेंगे। और तुम्हें क्या लगता है?" आरव ने भरी महफिल में प्रिया और रोहन को नीचा दिखाया, रोहन पर हाथ उठाया, "और वे इसका बदला नहीं लेंगे? अभी भी कहती हूं, मान जाओ। इस तलाक में ही हम सबका भला है।" नेहा दांतों तले जीभ दबाए चुप बैठी रही। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर रीता कठोर स्वर में बोली, "क्यों संजय, तुम यूं ही मुंह में दही जमाए बैठे रहोगे? अपनी बेटी को कुछ समझाओगे नहीं?" संजय के चेहरे पर मजबूरी साफ झलक रही थी और वो चुपचाप बैठा रहा। खाना खत्म करके आरव ने अपने बर्तन धोए और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर पैर मोड़कर किसी साधु की तरह बैठ गया। पिछले कुछ सालों में उसने ध्यान और मेडिटेशन में महारत हासिल की थी। बाहर की गंदी दुनिया में जो कुछ भी हो, ये एकमात्र समय होता था जब उसका मन शांत रहता था। मेडिटेशन उसके लिए दिन भर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का जरिया था। जैसे पानी में धूल नीचे बैठ जाती है, वैसे ही इस दुनिया के मामले भी अंततः शांत हो जाते हैं।
तभी आरव ने हाथ बढ़ाया और बिस्तर के पास रखा एक काला पत्थर उठाया। उसे मुट्ठी में बंद कर जैसे ही उसने हाथ हल्के से घुमाया, वो पत्थर राख बनकर उसकी उंगलियों के बीच से सरक गया। आरव की आंखों में उत्साह की चमक आ गई और उसने खुद से कहा, अग्नि शक्ति ने अपना रूप ले लिया है। उसके गुरु ने कहा था कि वो नागवंश मंदिर का वंशज तभी माना जाएगा जब वो अपनी आंतरिक शक्तियों को जगा लेगा। तब उसकी तलाश शुरू होगी ठाकुर परिवार के उन लोगों को ढूंढने की जिनसे वो अपने गुरु द्वारा दी गई नीली मणि की मदद से मिल सकेगा। वही वो पल होगा जब आरव अपनी जिंदगी को बदल देगा। ये सिर्फ शुरुआत नहीं थी, इसके साथ ही आरव के हाथ वे चीजें भी लगेंगी जो आम इंसान की पहुंच से बाहर है। पौराणिक औषधियां, अकूत धन और उसके पूर्वज। यही तो है इस विद्या की खासियत, जिसमें वैभव और शक्ति की कोई सीमा नहीं। लेकिन इस विद्या को हासिल करने वाला जब तक अपनी आंतरिक शक्तियों पर विजय नहीं पा लेता, वो अपने पूर्वजों और इस प्राचीन विद्या के महारथियों से नहीं मिल सकता। तभी वो उस ऊर्जा को पहचान पाता है जो उसे एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ऊपर ले जाती है। शक्तियों की दुनिया में नागवंश मंदिर के सदस्यों को इस शक्ति की जागीर के साथ एक गंभीर चेतावनी भी दी जाती है। चारों ओर दुश्मनों की नजरें उन पर टिकी है, इसलिए वे कभी भी अपने नागवंश मंदिर से संबंध को सार्वजनिक नहीं कर सकते, वरना उनकी जिंदगी पर ऐसा खतरा मंडराएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने गुरु द्वारा दी गई नीली मणि को हाथों में घुमाते हुए आरव ने सोचा, मेरी आंतरिक शक्तियां पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब समय है मामले को अपने हाथों में लेने का, एक्शन में आने का। उसकी आंखों में उत्साह की चमक साफ झलक रही थी। आखिर क्या है ये नागवंश मंदिर और इसके सदस्यों की कहानी? आरव को कैसे पता चला कि वो भी इसका हिस्सा है? उसने अपनी शक्तियों को जगा लिया है और अब अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलने वाला है। उसकी तलाश शुरू होने वाली है मुंबई में बसे ठाकुर परिवार के सदस्यों की। कौन है ये ठाकुर परिवार और क्या है उनकी कहानी? इन सारे सवालों के जवाब इस वक्त सिर्फ आरव के पास है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले दिन आरव अपने ख्यालों में खोया हुआ नोएडा से मुंबई की सरहद में कदम रख रहा था कि एक काली मर्सिडीज कार ने उसका रास्ता रोक लिया। आरव अब इसकी आदत सा हो चुका था। उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए रास्ता बदलने की कोशिश की। तभी एक आवाज ने उसके कदम रोक दिए। क्या तुम ठाकुर परिवार और उसके मामलों के बारे में तभी बात करोगे जब मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा? आरव ने पलटकर देखा तो एक गहरे काले सूट में सजा अधेड़ उम्र का व्यक्ति कार से बाहर निकला और उसे उदासीन भाव से देखने लगा। मध्यम आयु का वह व्यक्ति लंबा सीधा खड़ा था, चेहरे पर कोणीय विशेषताएं और जोश से भरी आंखें। उसकी गरिमामयी उपस्थिति आरव को प्रभावित कर रही थी। चेहरे की बनावट देखकर लगता था कि वो आरव से काफी मिलता जुलता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप खुद मुझसे मिलने आएंगे, आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पिछली बार 10 साल पहले आरव ने इस व्यक्ति को देखा था। वो और कोई नहीं, उसका पिता राकेश ठाकुर था, जिसे आरव पहचान कर भी अनजान बनना चाहता था। मुझसे न मिलने का तुम्हारा कारण मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम अपने दादाजी को आखिरी बार नहीं देखना चाहते? उनसे मिलना नहीं चाहते? राकेश ने पूछा। आरव ने इन शब्दों की उम्मीद नहीं की थी और वो एक पल के लिए चुप रह गया। पूरे ठाकुर परिवार में सिर्फ उसके दादाजी ही थे जिन्होंने उसे हमेशा अपनापन दिया। उनके चेहरे की स्मृति अभी भी स्पष्ट थी। आर्यन ठाकुर, जिनके नाम पर आरव का नाम रखा गया था। आरव को सोचते देख राकेश ने कहा, यहां इस बारे में बात करना ठीक नहीं, चलो कहीं और बैठकर आराम से बात करते हैं। ये कहते हुए उसने कार के दरवाजे की ओर इशारा किया। आरव उसे देखता हुआ खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद आरव और राकेश दोनों ओबेरॉय होटल के एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे।
विशाल टेबल के दो विपरीत छोरों पर आमने सामने बैठे वे एक दूसरे को देख रहे थे। तुम्हारे दादाजी पिछले 2 साल से बिस्तर पर हैं, बहुत बीमार हैं। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के बावजूद उनकी एक ही जिद है, तुमसे एक बार फिर मिलना। वे चाहते हैं कि तुम वापस लौट आओ। राकेश ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे चाचा की शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी के सिर्फ बेटियां हैं। इस पीढ़ी में तुम ही इकलौते हो जिसमें ठाकुर खानदान का खून है, ठाकुर खानदान का इकलौता दावेदार। आरव ने तंज भरे लहजे में बुदबुदाया, तो आप चाहते हैं कि मैं परिवार की विरासत के लिए आपकी सौदेबाजी का हथियार बन जाऊं? तुम वाकई बहुत भोले हो, राकेश ने ठंडे स्वर में कहा। हमारे परिवार का व्यापार, उसकी अनगिनत शाखाओं के अलावा मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में एक विशाल पारिवारिक व्यवसाय है। परिवार के नियमों के मुताबिक अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है और तीसरी पीढ़ी में कोई संभालने वाला नहीं होता, तो मुखिया को दूसरे परिवार से चुन लिया जाएगा। तब ठाकुर परिवार पर हमारी शाखा का शासन खत्म हो जाएगा। और इसका मुझसे क्या लेना देना? आरव ने शांति से पूछा। तुम्हारे दादाजी के बीमार होने के बाद से पिछले कुछ सालों में तुम्हारे ताऊजी और चाचा जी पहले से ही विरासत और सत्ता के लिए लड़ने की तैयारी में है। इससे परिवार में भारी उथल पुथल मची है। क्या तुम यूं ही चुप बैठकर देखते रहोगे जब तुम्हारे दादाजी का बनाया साम्राज्य उनकी आंखों के सामने धूल में मिलने वाला है? राकेश ने निराशा भरी नजरों से पूछा। आरव थोड़ा झुंझलाया और उपहास भरी मुस्कान के साथ राकेश की ओर देखा। वो अपने पिता के असली स्वरूप को अच्छी तरह जानता था। सत्ता के लिए राकेश कुछ भी कर सकता था, दूसरों की भावनाओं की परवाह किए बिना। अगर उसके दादाजी बीमार न पड़े होते तो राकेश की स्थिति कभी डगमगाती ही नहीं। और फिर ठाकुर परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी होने के नाते वो अपनी स्थिति को कम करके आरव से मिलने नोएडा कैसे आ सकता था? आरव, जरा सोचो, क्या तुम सचमुच इस छोटे से मेहता परिवार में रहकर जिंदगी भर अपमान सहना चाहते हो? राकेश ने पूछा। इस बात से साफ था कि राकेश ने न सिर्फ आरव का ठिकाना पता लगाया था, बल्कि उसके बारे में पूरी छानबीन भी कर ली थी। कल मेहता परिवार की शादी में तुम्हें इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, लेकिन तुम्हें प्रतिरोध करने की ताकत भी नहीं थी। राकेश ने कहा, क्या तुम उनसे बदला लेने की शक्ति नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें वो रुतबा, वो शोहरत, वो ताकत मिले जिससे तुम जब चाहो मेहता परिवार को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दो? राकेश के इन शब्दों पर आरव ने उसकी ओर देखा और गहरी सोच में डूब गया। आखिर उसके मन में क्या चल रहा है? क्या वह राकेश का प्रस्ताव स्वीकार कर ठाकुर मैशन लौटेगा? नागवंश मंदिर क्या है और ठाकुर खानदान का खून होने के बावजूद आरव का उससे क्या संबंध है? ये विद्या क्या है और अब अपनी शक्तियों के साथ आरव क्या करने वाला है? राकेश ने अपने चालाक स्वभाव का इस्तेमाल कर आरव को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आरव ने सिर्फ सिर हिलाया और चुप रहा। राकेश ने अब आरव की कमजोरी को भांपते हुए मेहता परिवार का नाम लेकर दबाव बनाया और ठंडे लहजे में बोला, तुम अभी बहुत नादान हो आरव। गुस्से के एक पल में अपनी जिंदगी की सारी दौलत और रुतबा मत गवा देना। तुम युवा हो और तुमने कभी असली ताकत का स्वाद नहीं चखा। मेहता परिवार को अपने सामने घुटने टेकते देखने की खुशी को तुम तभी समझोगे जब तुम उसका अनुभव करोगे। मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रति दिल से नफरत करते हो। चाहो तो जिंदगी भर मुझसे नफरत कर सकते हो। मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार न करना हो तो मत करो, राकेश ने गंभीरता से कहा। बस एक ही चीज तुम्हें करनी है, ठाकुर परिवार में वापस लौटना और अपने दादाजी को अपनाना। फिर तुम ठाकुर खानदान से वो सब ले सकोगे जो तुम चाहते हो और उस ताकत के साथ जो चाहो कर सकोगे। ये शर्त इतनी आसान दिखती है, लेकिन ये एक ऐसा मौका है जो तुम्हारे लिए शोहरत और कामयाबी के सारे दरवाजे खोल देगा। क्या तुम अभी भी इसे ठुकराने को तैयार हो? आरव ने साफ साफ कहा।
मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। राकेश अब थोड़ा झुंझलाया और आप भरते हुए बोला, मैंने उस वक्त तुम्हारी मां और तुम्हारे साथ गलत किया था, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी वही करते। एक इंसान जिंदगी में सब कुछ खो सकता है, लेकिन एक चीज जो उसे कभी नहीं खोनी चाहिए वो है उसके हाथों में मौजूद ताकत। आरव ने सिर हिलाया और गहरी निराशा में आह भरी। एक दशक बाद भी राकेश को अपनी गलतियों पर न तो कोई पछतावा था, न ही अपराध बोध। इस वक्त भी वो अपने फैसलों को सही ठहरा रहा था। वो उस इंसान का सटीक उदाहरण था जिसमें भावनाओं की कमी थी और जो सिर्फ ताकत की चाह रखता था। खड़े होने और जाने से पहले आरव ने कहा, मैं अपने दादाजी से मिलने का समय और तरीका खुद चुनूंगा, लेकिन ठाकुर परिवार के मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम। राकेश ने आरव को तीखी नजरों से घूरा। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें शर्तें बता दी हैं और तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि तुम आखिरकार अपना फैसला बदल दोगे। राकेश ने शांत और आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा। आरव की मौजूदा स्थिति को अच्छी तरह समझते हुए राकेश को भरोसा था कि वो इस तरह के लुभावने प्रस्ताव को ठुकरा ही नहीं सकता। एक ऐसा शख्स जो 2 साल से घर जमाई की जिंदगी जी रहा था, अपनी दयनीय हालत से निकलने और एक ही झटके में सफलता की बुलंदियों को छूने का ये सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता था। कौन नहीं चाहेगा जिंदगी में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करना। हां, आपको जो करना है कर लीजिए। आरव ने एक बार भी राकेश की ओर पलटकर देखे बिना तंज भरे लहजे में कहा और आत्मविश्वास के साथ होटल से बाहर निकल गया। मुंबई सिटी, पश्चिमी जिला, ठाकुर ग्रुप बिल्डिंग। शहर के केंद्र में खड़ी ये इमारत 40 मंजिल ऊंची और भव्य थी। ठाकुर ग्रुप की ये इमारत शहर के सबसे समृद्ध इलाके में बनी मुंबई और इसके आसपास के क्षेत्रों में एक मील का पत्थर थी। जब से ठाकुर परिवार कुछ साल पहले मुंबई में आया, इसने पूरे पश्चिमी प्रांत में सनसनी मचा दी थी। आखिरकार मुंबई का ठाकुर ग्रुप पूरे देश में शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक था। इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर आरव गेस्ट हॉल की ओर बढ़ा। सर, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप किससे मिलने आए हैं? रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से सवाल किया। मैं आपके डायरेक्टर विक्रम ठाकुर से मिलने आया हूं, आरव ने शांत लहजे में जवाब दिया। आप डायरेक्टर ठाकुर से मिलने आए हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने फिर पूछा। कैजुअल कपड़ों में सजा आरव किसी ऐसे शख्स जैसा नहीं लग रहा था जो डायरेक्टर विक्रम ठाकुर जैसे बड़े व्यक्ति से बात करने की योग्यता रखता हो। मिलना तो दूर की बात थी। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में ठाकुर ग्रुप के प्रवक्ता के रूप में विक्रम ठाकुर के पास अपार धन संपत्ति थी। पूरे शहर में गिने चुने लोग ही थे जो उनसे बात करने के काबिल थे। आरव ने कहा, आप उन्हें मेरा एक संदेश दे दीजिए। जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही कहिए। उन्हें बताइए कि मैं रुद्र प्रताप ठाकुर का दोस्त हूं। ठीक है, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। विक्रम को कॉल करने से पहले रिसेप्शनिस्ट एक पल के लिए हिचकिचाई, क्योंकि उसने ठाकुर ग्रुप में रुद्र प्रताप ठाकुर का नाम कभी नहीं सुना था। इमारत के दूसरी ओर डायरेक्टर के ऑफिस में एक असाधारण व्यक्तित्व वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहा था। खटखट, अंदर आइए। अनुमति मिलते ही एक युवा पुरुष सेक्रेटरी ऑफिस में दाखिल हुआ और नरम स्वर में सम्मानपूर्वक बोला, डायरेक्टर सर, फ्रंट डेस्क से संदेश है कि कोई आपसे मिलने आया है। फ्रंट डेस्क? इस वक्त मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं है ना? अधेड़ व्यक्ति थोड़ा झुंझलाया और गरिमामय लहजे में बोला, जो भी हो, उसे मेरे लिए परेशानी नहीं ढूंढनी चाहिए और तुम्हें हर उस शख्स के बारे में मुझे बताने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं, समझे? सर, दरअसल सेक्रेटरी थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, उस व्यक्ति ने आपको एक संदेश देने को कहा है। उसने कहा कि वो रुद्र प्रताप ठाकुर का दोस्त है।
मुझे लगा शायद कोई परिवार का सदस्य या रिश्तेदार है, इसलिए मैं आपको बताने आ गया। रुद्र प्रताप ठाकुर। विक्रम की भौहें तंग गई और उसने गंभीरता से सेक्रेटरी को देखा। आखिरकार रुद्र प्रताप ठाकुर उनके दादाजी और मुंबई के मशहूर ठाकुर परिवार के पितामह थे। पूरे शहर में केवल ठाकुर परिवार के सीधे वंशज ही उनके दादाजी का पूरा नाम जानते थे। इस शहर में, बल्कि पूरे भारत में, कोई और उस नाम को कैसे जान सकता था और उस नाम का हवाला देकर यहां तक पहुंच सकता था? वो शख्स कैसा दिखता है? विक्रम ने पूछा। सेक्रेटरी ने तुरंत जवाब दिया, युवा है सर, यही कोई 23-24 साल का होगा। उसे तुरंत पूरे सम्मान के साथ मेरे ऑफिस में लाओ। विक्रम ने थोड़े असमंजस में आदेश दिया। 23-24 साल का लड़का? सेक्रेटरी के जाने के बाद वो सोच में डूब गया। 5 मिनट बाद आरव को सेक्रेटरी द्वारा 36वीं मंजिल पर डायरेक्टर के ऑफिस में लाया गया। जैसे ही आरव अंदर आया, वो विक्रम के सामने आत्मविश्वास के साथ बैठ गया। विक्रम ने उसे गंभीर भाव से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं, सर? विक्रम ने सवाल किया। वो सामने बैठे इस युवक को देख रहा था और उसके यहां आने की वजह समझ नहीं पा रहा था। क्या आप इसे पहचानते हैं? आरव ने वो नीली मणि निकालते हुए कहा, जो उसे अपने गुरु से निशानी के तौर पर मिली थी। मणि की सतह पर जटिल नक्काशी थी और बीच में ठाकुर शब्द उकेरा गया था। ये तो। विक्रम ने हैरानी से उस नीली मणि को देखा। उसका दिमाग अभी भी असमंजस में था और उसमें हजारों सवाल उमड़ रहे थे। ये मणि मुंबई के ठाकुर परिवार से किसी की पहचान और कनेक्शन का प्रतीक थी। ऐसी कुछ ही मणियां बनाई गई थी और विक्रम के पास भी ऐसी कोई नहीं थी। बचपन में उसने अपने पिता रवि ठाकुर को ऐसी एक मणि पकड़े देखा था, लेकिन सामने बैठे इस युवक के हाथ में मौजूद मणि उससे कहीं अधिक शानदार थी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं आनंद जी को बुलाता हूं, विक्रम ने सम्मानजनक स्वर में कहा। इस युवक को नाराज करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, जो अभी भी उसके लिए एक रहस्य था। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। उसने कभी अपने गुरु के शब्दों पर संदेह नहीं किया था। जब वो छोटा था, तब वो एक बार ठाकुर परिवार के मुखिया रुद्र प्रताप ठाकुर से मिला था। उस वक्त उन्होंने भी अपने गुरु की मौजूदगी में आरव के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया था। तो आज उनका पोता विक्रम क्यों नहीं करता? यहां आने से पहले आरव को पता चला था कि विक्रम ठाकुर वास्तव में ठाकुर परिवार की तीसरी पीढ़ी का शिष्य था। भले ही उसे अपनी पीढ़ी का उत्कृष्ट शिष्य नहीं माना जाता था, फिर भी वो कोई साधारण इंसान नहीं था, क्योंकि उसे पश्चिमी प्रांत के ठाकुर कॉरपोरेशन का प्रभारी बनाया गया था। ठाकुर कॉरपोरेशन ने पश्चिमी प्रांत में जो व्यवसाय किए, उनमें प्राचीन वस्तुएं, मणियां, गहने, चिकित्सा अनुसंधान, रियल एस्टेट और वित्तीय निवेश शामिल थे। इन वर्षों में वे स्वाभाविक रूप से उद्योग जगत में एक बड़ी ताकत बन गए थे। कुछ ही देर बाद विक्रम एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऑफिस में लौटा। बुजुर्ग के सफेद बाल और दाढ़ी थी और उन्होंने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहना था। विक्रम थोड़ा पीछे हटा और बुजुर्ग आगे आए। विक्रम सिर्फ बिजनेस के प्रबंधन का प्रभारी था, जबकि परिवार के रहस्यों से जुड़े सभी मामलों को आनंद जी संभालते थे, जिन्हें विक्रम के पिता ने भेजा था। वो बुजुर्ग करीब 60 साल के थे, लेकिन उनकी चाल में सांप जैसी फुर्ती थी। उनकी तेज आंखें जोश से भरी थी और उनके शरीर से उच्च आत्माओं की ऊर्जा निकल रही थी। आरव के हाथ में नीली मणि को करीब से देखते हुए बुजुर्ग ने अविश्वास भरी नजरों से एक गहरी सांस ली और अपना परिचय दिया। मैं हूं रमेश आनंद। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं? सर? आरव। भाई आरव, आप ठाकुर ग्रुप के लिए ये मणि लाए हैं। क्षमा करें, लेकिन क्या मैं आपकी पहचान की जांच कर सकता हूं? रमेश ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। जरूर, आरव ने हल्के से सिर हिलाया। रमेश को देखते ही
आरव समझ गया कि वो कोई साधारण बुजुर्ग नहीं थे। ये साफ था कि रमेश आनंद नागवंश विद्या के विशेषज्ञ थे। जवाब में सिर हिलाने के बाद रमेश ने अचानक अपनी कलाई घुमाई और एक नीली मणि को हवा में लुढ़काते हुए फेंका, जो तेजी से आरव की ओर बढ़ी। अचानक हुए इस हमले के बावजूद आरव ने अपनी ओर आती उस मणि को नंगे हाथों से पकड़ लिया और अपनी सीट पर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी खोली, उसकी उंगलियों के बीच से मणि की धूल फिसलने लगी। इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर विक्रम की आंखें चमक उठीं। रमेश आनंद की अभिव्यक्ति भी फीकी पड़ गई और वो खुद से बुदबुदाए। एक आंतरिक शक्ति का विशेषज्ञ, इतनी कम उम्र में, कहीं ये उस महान व्यक्ति का वंशज तो नहीं? ठाकुर परिवार के एक बुजुर्ग के रूप में वो प्राचीन नागवंश विद्या से जुड़े गुप्त रहस्यों के संपर्क में थे। इसलिए वो मोटे तौर पर आरव की असली पहचान का अनुमान लगा सकते थे। रमेश आनंद ने झुककर सम्मानपूर्वक कहा, मैं ठाकुर परिवार की तीसरी शाखा का बड़ा रमेश आनंद, महान एल्डर का अभिवादन करता हूं। विक्रम ठाकुर महान एल्डर का अभिवादन करता है, विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा। आरव के हाथ में मौजूद नीली मणि ठाकुर परिवार के महान बुजुर्ग की पहचान का प्रतीक थी। ठाकुर परिवार के नियम बेहद सख्त थे और किसी को भी उनका अपमान करने की इजाजत नहीं थी। अपनी पहचान स्वीकार होने के बाद आरव ने हल्के से सिर हिलाया। महान एल्डर इस बार पश्चिमी शाखा के ग्रुप में आए हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? रमेश ने गंभीरता से पूछा। उनके इस सवाल पर आरव के मन में हजारों विचारों का तूफान सा उठ खड़ा हुआ, जैसे वो जानता हो कि अब उसे क्या मांगना है। आखिर आरव ठाकुर ग्रुप ऑफ कंपनीज से क्या मांगेगा? क्या वो अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करेगा या उसका इरादा कुछ और है? उसका ठाकुर परिवार और नागवंश विद्या से क्या संबंध है? ये नागवंश विद्या आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, आरव आखिर किसका वंशज है? आरव को अच्छी तरह पता था कि वो ठाकुर ग्रुप के ऑफिस में क्यों आया है और उसे उनसे क्या मांगना है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात रखता, उसका फोन बज उठा। आरव, तुरंत सिटी हार्ट हॉस्पिटल पहुंचो। मैंने तुम्हारे और नेहा के तलाक के कागजात तैयार करवा लिए हैं। अभी आकर उन पर दस्तखत करो। फोन के दूसरी ओर से नेहा की मां रीता चीखते हुए बोली, आप हॉस्पिटल में क्यों हैं? क्या हुआ मम्मी जी? आरव ने गंभीरता से पूछा। नेहा के पापा फैक्ट्री में थे जब रोहन अचानक वहां फैक्ट्री खरीदने पहुंच गया। वहां कुछ ऐसा हुआ कि वे घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। रोहन और नेहा के बीच भी झगड़ा हुआ और नेहा बेहोश हो गई। रोहन गुस्से में है और कर्ज के भुगतान के लिए हमारे घर को जबरदस्ती बेचने पर तुला है। उसकी एक ही शर्त है, नेहा तुम्हें तलाक दे दे। हम अब और नहीं सह सकते, भगवान के लिए उसे तलाक दे दो। रीता रोते हुए गिड़गिड़ाई। स्थिति वाकई गंभीर थी। मैं अभी पहुंचता हूं, कहकर जैसे ही आरव ने फोन रखा, उसका चेहरा भाव शून्य हो गया। नेहा बेहोश हो गई। आरव की आंखों में ऐसा गुस्सा उमड़ा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उसने रमेश और विक्रम की ओर देखा और शांत लेकिन अधिकार भरे लहजे में बोला, मैं चाहता हूं कि मेहता एम्पायर पूरी तरह तबाह हो जाए, वो भी एक दिन के अंदर। महान एल्डर, आपकी आज्ञा सिरांखों पर, विक्रम ठाकुर ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। विक्रम ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसे लगा था कि आरव कोई ऐसी मांग करेगा जिसे पूरा करना मुश्किल होगा, लेकिन मेहता ज्वेलरी ग्रुप जैसी छोटी कंपनी को दिवालिया करना उसके लिए चुटकियों का काम था। मुंबई के सबसे बड़े सिटी हार्ट हॉस्पिटल में आरव तेजी से कमरा नंबर 608 में पहुंचा। मैं न बुलाती तो क्या तुम आते भी नहीं? यहां इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम कहां गायब थे? रीता ने खड़े होकर उसे डांटा। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने रोहन के साथ बदतमीजी की। रीता गुस्से में आरव की ओर उंगली तानकर चिल्लाती रही। क्या जरूरत थी उससे पंगा लेने की? जिसकी हैसियत तुम्हारे बराबर हो उसी से उलझा जाता है।
तुम बार बार अपनी औकात क्यों भूल जाते हो? क्यों बेइज्जत किया रोहन को पार्टी में? इल्जामों की इस बौछार में भी आरव खामोश रहा। उसने बस हॉस्पिटल के बिस्तर की ओर देखा, जहां उसके ससुर संजय मेहता लेटे थे। उनका चेहरा चोटों से भरा था और उनके हाथ पट्टियों में लिपटे थे। नेहा उनके बगल में बैठी थी। चेहरे पर बेचैनी और थकान साफ झलक रही थी, जैसे उसकी सारी ताकत चूस ली गई हो। पापा जी, आपको चोट कहां लगी है? आरव ने चिंतित स्वर में पूछा। घाव अंदरूनी है, ज्यादा चिंता की बात नहीं, संजय ने दर्द भरी आवाज में कहा। आरव की आंखों में अपनी चिंता देखकर नेहा बोल पड़ी, मैं ठीक हूं। पापा के साथ मजदूरों का झगड़ा हो गया, उन्हें पीटा गया। अच्छा हुआ कि उन्होंने किसी तरह अपना बचाव कर लिया। हालांकि आरव का दिल गुस्से से भड़क रहा था। उसने खुद को शांत करते हुए पूछा, फैक्ट्री में ठीक ठीक हुआ क्या था? नेहा इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस एक गहरी सांस ली और बोली, आज पापा कुछ काम निपटाने फैक्ट्री गए थे। पता नहीं रोहन को लेनदारों के अधिकार कैसे मिले, या वो कब और कैसे सबसे बड़ा लेनदार बन गया। उसने मजदूरों को फैक्ट्री की सारी मशीनें तोड़ने के लिए उकसाया। पापा उनसे बात करने गए तो उन्होंने मिलकर उन्हें मारा। रीता ने धीरे से कहा। मैंने और नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हम पर हंसता रहा। उसने फैक्ट्री की सारी मशीनें उठवा ली। फैक्ट्री खत्म हो गई और अब जल्द ही हमारा घर भी बिक जाएगा। रीता हालात से बौखला गई थी। वो चीखते हुए बोली, वे लोग बेरहम हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ आरव, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस पल आरव की आंखों में एक ठंडी चमक थी। ये साफ था कि इस बार रोहन ने उसे और नेहा के परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने की ठान ली थी। उसने न सिर्फ उनकी फैक्ट्री उजाड़ दी, बल्कि उनके घर को भी सील कर दिया। वो इस परिवार को बेघर और बेसहारा कर देना चाहता था। घर और फैक्ट्री के लेनदार अब रोहन के हाथों में हैं। उसने कहा कि वो तुम दोनों का तलाक चाहता है। मैंने तो हाँ कर दी। अब तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है तो इन कागजात पर दस्तखत कर दो, रीता ने बेरमी से कहा। बस करो रीता, बिस्तर पर लेटे संजय ने गहरी आवाज में कहा। हर बात का इल्जाम आरव पर लगाना बंद करो। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही वो जो अपने परिवार को संभाल नहीं सका। वो मेरे भाई का बेटा है जो हमें हंसी का पात्र बनाने के लिए बर्बाद करने पर तुला है, संजय ने धीमी आवाज में कहा। इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनूंगा। अगर सबसे खराब स्थिति आती है तो हम उसे घर और फैक्ट्री दे देंगे और मुंबई से कहीं और चले जाएंगे। कम से कम हमें उनकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। यह सुनकर रीता खामोशी में डूब गई। वाह! पूरा परिवार एक साथ। आरव, 2 कौड़ी का दामाद, तुझे इतनी हिम्मत कि तू यहां चेहरा दिखाने आ गया? अचानक कमरे के बाहर से हंसी की आवाज गूंजी। रोहन वहां पहुंच गया था। एक फैंसी सूट और सनग्लासेज पहने उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा, 5वीं मौसी, 5वें मामा? रोहन ने जानबूझकर तंज कसते हुए शब्दों को खींचा। मैं तो तुम्हारे परिवार पर रहम दिखा रहा हूं। इस बेकार भिखारी को देखो। फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हो गया और ये गायब था। अब क्या करने आया है? रोहन ने रौब झाड़ते हुए कहा। अगर मैं आज तुम्हारे बचाव में नहीं आता तो वे मजदूर तुम्हारी जान ही ले लेते, है ना? एक तो तुमने खुद ये सब करवाया और अब हीरो बने चले आए। बंद करो ये ढोंग, रोहन। रोहन की बातों से तंग आकर नेहा भड़क उठी। उसकी चालाक मुस्कान कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तुम लोग दया के लायक ही नहीं हो। ऐसे लोगों को जानते हो क्या कहते हैं? कृतघ्न, रोहन ने आंख भरते हुए कहा। मैं तो चाहता था कि मामा के सारे कर्ज चुटकियों में निपट जाएं। क्या ये मेरा तरीका नहीं था उन्हें बचाने का? मेरी जगह कोई और होता तो शायद आज वे जिंदा भी न होते, रोहन ने नरम स्वर में कहा। मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। नेहा, तुम अपने ठिकाने की फिक्र मत करो।
शर्मा ग्रुप का बेटा रजत मुझसे अच्छी तरह वाकिफ है। तुम्हारे बारे में भी काफी पूछता है। क्या पता ठिकाने के साथ साथ तुम्हें नया पति भी मिल जाए। मुंह बंद करो और यहां से चले जाओ, रोहन। नेहा गुस्से में कांपते हुए चिल्लाई। मैं चला जाऊं? रोहन हंसा। फिर मत कहना मामा कि मैंने तुम्हारे परिवार को मौका नहीं दिया। तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन तुम मानते नहीं। इसलिए मैं कल ही लेनदारों के अधिकार लागू कर दूंगा। तुम सब बर्बाद हो जाओगे। लोन शार्क्स तब तक तुम्हारा पीछा करेंगे जब तक तुम जिंदा हो। क्या बकवास कर रहे हो? फैक्ट्री, घर और गहने गिरवी रखकर हम सारे कर्ज चुका सकते हैं। लेनदार हमारे पीछे क्यों पड़ेंगे? नेहा ने सवाल किया तो रोहन ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, उस घटिया ज्वेलरी फैक्ट्री की सारी मशीनें टूट चुकी हैं। उसकी कोई कीमत नहीं। उसे गिरवी कहां रखोगे? और हां, तुम्हें अभी भी साइट के किराए का हिसाब देना बाकी है। अगर ये ठीक से नहीं निपटा तो मामा पर धोखाधड़ी का केस भी चल सकता है और जेल भी हो सकती है। तुम, नेहा गुस्से में अपने होंठ काटते हुए गरजी, मानो अभी रोहन का खून कर देगी। बिजनेस की दुनिया का ये एक साधारण सा नियम है। ताकतवर कमजोर पर तब तक वार करता है जब तक वो पूरी तरह टूट न जाए। रोहन और उसके पिता अनिल मेहता के पास इतनी ताकत थी कि वे संजय मेहता के परिवार को मिटाने के 1000 तरीके निकाल सकते थे। नेहा के परिवार की हालत और उनकी शक्लें देखकर रोहन बेहद खुश था। अकड़ में बोला, आखिरी बार सोच लो, क्या तुम अब भी मेरे सामने गिड़गिड़ाकर रहम की भीख नहीं मांगोगे? बोल लिया जो बोलना था, अब निकलो यहां से। आरव ने रोहन को भावशून्य नजरों से देखा। साले, तू मुझे निकलने को कह रहा है? रोहन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उसने आरव को नफरत भरी नजरों से घूरा। चूंकि आरव हमेशा मेहता परिवार के सामने शांत और आज्ञाकारी रहा था, उसने कभी उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की थी। आज पहली बार उसे आवाज उठाते देख नेहा हैरान रह गई। तेरी इतनी जुर्रत? रोहन चिल्लाया और गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाकर आरव के चेहरे की ओर झपटा। ठाक! एक तेज आवाज के साथ आरव ने उसकी मुट्ठी अपनी हथेली से रोक ली और बिना रहम के उसे उल्टा घुमा दिया। रोहन दर्द से बिलबिलाने लगा, जैसे बलि का बकरा। उसके माथे से पसीने की बूंद टपकी और वो आरव को इस तरह देखने लगा जैसे उसे यकीन ही न हो कि ये वही आरव है। दर्द की सनसनाहट रोहन के पूरे शरीर में करंट की तरह फैल गई और वो अपने घुटनों पर बैठ गया, ठीक आरव के सामने। आरव ने उसकी कलाई छोड़ने से पहले एक लंबी ठंडी सांस ली। एक पल के लिए रोहन का शरीर बेजान सा हो गया और वह रेत के बोरे की तरह धाप जमीन पर गिर पड़ा। वो अभी भी अपने हिलते हाथ से होने वाले तेज दर्द को महसूस कर रहा था। बेइज्जती, हैरानी और गुस्से का घूंट पीते हुए उसने जहर उगलते हुए कहा, तेरी ये हिम्मत? तूने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? रोहन मेहता पर? क्रोध की आग में जलते हुए रोहन ने चीख कर कहा, अब तू देख, तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू रोता बिलखता भगवान से भीख मांगेगा कि तुझे उठा ले। उसने नेहा के परिवार की ओर देखकर कहा, और तुम लोग, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस परिवार की कहानी अब खत्म समझो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रोहन लड़खड़ाता हुआ खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ और ठंडे भाव से बोला, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे ठोकर मार दी। अब अपनी बर्बादी का इंतजार करो। जो कुछ अभी हुआ, रोहन को उस पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। बौखलाया हुआ, हड़बड़ाता हुआ वो उन्हें धमकी देकर तेज कदमों से वहां से निकल गया। ये क्या कर दिया तुमने? किस पर हाथ उठा दिया? तुम्हें लगता है ये कोई छोटी बात है? क्या वे माफ कर देंगे? इसके बाद वे हमारे साथ क्या करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। रीता ने डर और घबराहट भरे लहजे में कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा हमें? ये लोग हमें बर्बाद कर देंगे। अंजाम सोचकर रीता सहम गई। देख रहे हो, संजय, अभी तक तो इसका साथ दे रहे थे ना?
अब देखो इसने क्या किया। अब कुछ नहीं बोलोगे? वो पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रही थी। संजय ने उसे देखा, फिर आरव की ओर। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, डर का तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मौकों पर इतना गुस्सा? हाथापाई, हिंसा से कोई हल नहीं निकलता। नेहा ने धीरे से कहा, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभालूंगा। तुम्हें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं। आरव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परिवार से कहा, रोहन या उसके लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम क्या कर लोगे? तुम्हें इतनी औकात कहां? रीता ने तंज भरी ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी तो इतनी हैसियत भी नहीं की। उसी पल आरव ने रीता की ओर अपनी भावशून्य नजरें घुमाई और उसके शब्द गले में अटक गए। रीता की आंखें जैसे ही आरव की आंखों से मिली, उसे ऐसा लगा जैसे वो आज पूरी तरह बदल गया हो। वो कांप गई। उसने उसे डांटने के लिए मुंह खोला था, लेकिन अब उसकी बोलती बंद हो गई। आरव ने नेहा की ओर नरम नजरों से देखा और प्यार भरे लहजे में उसे आश्वस्त किया, फिक्र मत करो नेहा, अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हालांकि नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, फिर भी उसके दिल में एक गहरी गर्मजोशी सी महसूस हुई। आरव ने धीरे से पूछा, भरोसा है न मुझ पर? उस सटीक क्षण में नेहा ने पहली बार महसूस किया कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। हां है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। रोहन पर हाथ उठाने का अंजाम नेहा का परिवार क्या भुगतेगा? क्या आरव सचमुच उन्हें बचा लेगा? क्या ये उसकी नागवंश विद्या का पहला इस्तेमाल होगा? क्या अब मेहता परिवार आरव का एक नया रूप देखेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए श्री राम ऑडियो एफएम पर। मुंबई के वेस्टर्न पार्क, बांद्रा में मेहता ज्वेलरी ग्रुप की 30 मंजिल से भी ऊंची इमारत खड़ी थी। आज इस इमारत की हर मंजिल पर अजीब सी हलचल थी। कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। 23वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में मेहता ग्रुप के निदेशक मंडल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। बड़ी सी मेज के चारों ओर 20 से ज्यादा लोग बैठे थे, जिनमें मेहता खानदान के सबसे रसूखदार और ताकतवर लोग शामिल थे। ये क्या माजरा है? कंपनी में इतनी अफरातफरी क्यों मची है? बड़े भैया, ये सब क्या हो रहा है? मैं क्लब में गोल्फ खेल रहा था। तभी एक के बाद एक हमारे बड़े क्लाइंट्स के फोन आने शुरू हो गए। वे मेहता ग्रुप के साथ अपनी डील तोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती कि हमारी कंपनी अचानक इस तरह डगमगा जाए। कॉन्फ्रेंस रूम में गहमा गहमी थी। सभी शेयर होल्डर्स चिंता से पसीना पसीना हो रहे थे। उनकी शक्लों पर बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी। वे आपस में चर्चा कर अपनी परेशानी जाहिर कर रहे थे। तभी मेहता परिवार के सबसे बड़े भाई और मेहता ग्रुप के डायरेक्टर अनिल मेहता ने सबका ध्यान खींचने के लिए जोर से खांसा, सब लोग बहस बंद करो, पहले बिजनेस की बात करते हैं। हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। अनिल मेहता के चेहरे पर आज अलग ही रंग था। जब से उन्होंने मेहता ग्रुप के डायरेक्टर का पद संभाला था, तब से कंपनी बिना किसी रुकावट या नुकसान के सुचारू रूप से चल रही थी। इससे पहले कभी किसी ने ऐसी हिलाने वाली स्थिति का सामना नहीं किया था। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छाया, सभी ने चिंतित नजरों से अनिल मेहता की ओर देखा और उनके बोलने का इंतजार करने लगे। डायरेक्टर साहब, आपके मांगे हुए डेटा की गणना आ गई है। एक युवा महिला सेक्रेटरी, जिसने चश्मा पहन रखा था, कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ अंदर आई और बोली, हमारे कितने बड़े और पुराने क्लाइंट्स ने आज ही हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया है? बताओ। अनिल मेहता ने बेबसी और घबराहट भरे लहजे में पूछा, क्योंकि उन्हें अभी तक कंपनी के नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं था। सेक्रेटरी ने दस्तावेज खोले और बोली, डायरेक्टर साहब, आंकड़ों के मुताबिक मेहता ग्रुप के शेयरों में आज 35% से ज्यादा की गिरावट आई है और वे पहले ही क्रैश कर चुके हैं। इससे छोटे शेयर होल्डर्स घबरा गए हैं और अपने शेयर तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा
1 दर्जन से ज्यादा शहरों में हमारे ज्वेलरी सेल्स चैनल आज काट दिए गए हैं। हमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने के लिए मजबूर किया गया है। साथ ही वेस्टर्न प्रांत की ज्वेलरी और उससे जुड़ी 25 से ज्यादा कंपनियों, ज्वेलरी कॉमर्स एसोसिएशन और जनरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है कि वे अब मेहता ग्रुप का साथ नहीं देंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि मार्केट में मेहता ग्रुप पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। युवा सेक्रेटरी की आवाज धीरे धीरे मंद पड़ गई, क्योंकि वो आगे कुछ बोलने से झिझक रही थी। आखिर वह अपने सामने बैठे लोगों को कैसे बताए कि उनका ग्रुप अब खत्म होने की कगार पर है? क्या एक ही दिन में हमारी कंपनी का यह हाल? ये तो नामुमकिन है। अनिल जी, आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि शेयर होल्डर्स के लाभांश बढ़ रहे हैं। क्या वह सब झूठ था? एक शेयर होल्डर, जो आमतौर पर कंपनी के मामलों से दूर रहता था, ने घबराते हुए पूछा। हमारा शेयर मार्केट ध्वस्त हो गया, यहां तक कि चैनल व्यापारियों ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। फिर हम उन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचेंगे जो स्टॉक में पड़े हैं? ज्वेलरी और मणि कच्चे माल के कारखाने के प्रभारी शेयर होल्डर ने भी घबराहट में सवाल किया। एक महिला शेयर होल्डर भी बेचैन थी। अपनी आंखों के सामने सब कुछ ढहते देखना उसके लिए असहनीय था। चूंकि ये उसके निजी फायदे से जुड़ा था, उसे अनिल मेहता की गरिमा का ख्याल रखते हुए भी सवाल करना पड़ा। मिस्टर अनिल मेहता, मिस्टर अजय मेहता, कंपनी की जिम्मेदारी आप दोनों पर है। अब इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, तो क्या आप हमें कोई सफाई नहीं देंगे? अनिल मेहता का चेहरा ऐसा पीला पड़ गया जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने किस ताकतवर शख्स को नाराज कर दिया, जिसने पूरे मेहता ग्रुप को एक दिन में बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। उन्होंने अजय की ओर देखा और पूछा, अजय, क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई हल है? चिंता की बात यह है कि कोई साफ तौर पर पर्दे के पीछे से तार खींच रहा है और हमारे ग्रुप को निशाना बना रहा है। लेकिन अजय मेहता को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका चेहरा राख की तरह सफेद हो गया था। अभी के लिए हमें यह पता लगाना चाहिए कि पर्दे के पीछे तार खींचने वाला कौन है। फिर हम देख सकते हैं कि क्या बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी है, अजय ने बेबसी से कहा। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने किसे नाराज किया है। आखिर एक दिन में मेहता ग्रुप को दिवालिया करने की ताकत किसके पास हो सकती थी? ये देखकर कि दोनों मुखिया भी लाचार थे, कॉन्फ्रेंस रूम में और ज्यादा बेचैनी फैल गई। शेयर होल्डर्स आगे की चर्चा में डूब गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वही चश्मे वाली युवा सेक्रेटरी फिर से अंदर आई। इस बार उसके चेहरे पर और भी ज्यादा परेशानी थी। वाइस चेयरमैन, अभी किसी का फोन आया है। वो ठाकुर ग्रुप के सेक्रेटरी विक्रम ठाकुर है। वे आपसे मेहता ग्रुप के मामलों पर बात करना चाहते हैं, उसने गंभीर लहजे में कहा। मुझसे बात करना चाहते हैं? अजय मेहता ने असमंजस में जवाब दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आखिर उन्हें पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी बड़े भाई से बात क्यों नहीं करनी चाहिए? वे तीसरे भाई से क्यों मिलना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं। इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि वो शख्स बड़े भाई की बजाय तीसरे भाई से क्यों मिलना चाहता है। सभी की संदिग्ध नजरें अजय मेहता पर टिक गई। अजय, क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? क्या तुमने किसी तरह ठाकुर ग्रुप को ठेस पहुंचाई है? अनिल मेहता ने ठंडे लहजे में सवाल किया। क्या मजाक है? मेहता ग्रुप का कोई भी शख्स ठाकुर ग्रुप जैसे ताकतवर बिजनेस टाइकून से टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ठाकुर ग्रुप के एक इशारे पर हमारा पूरा ग्रुप चुटकियों में तबाह हो सकता है। तो मैं कैसे? अजय मेहता ने जल्दी से ठाकुर ग्रुप से किसी भी संबंध से इनकार किया। हम जल्द ही पता लगा लेंगे। फोन उठाओ और स्पीकर ऑन करो। देखते हैं कि ठाकुर ग्रुप को क्या कहना है, अनिल मेहता ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वो मेहता ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, लेकिन उनके कारोबार का अजय मेहता से कोई लेना देना नहीं था। दोनों भाई मिलकर मेहता ग्रुप के 30% शेयरों के मालिक थे। लेकिन अगर अजय मेहता अकेले इस तबाही का कारण है, तो अनिल मेहता उसे बख्शने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे।
भले ही वो उनका खून का रिश्ता हो। इस वक्त अजय मेहता भारी दबाव में था। कोई और रास्ता न देखकर उसने सभी शेयर होल्डर्स के सामने विक्रम ठाकुर का फोन उठाया। क्या आप अजय मेहता हैं? फोन के दूसरी ओर से विक्रम ठाकुर की आवाज बेहद ठंडी थी। हाँ मिस्टर ठाकुर, नमस्ते, अजय मेहता ने विनम्रता से जवाब दिया। 1 घंटे बाद हम एक बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं। कृपया मेहता ग्रुप के पूरे मैनेजमेंट को तुरंत सूचित करें। हमारा ठाकुर ग्रुप आपकी कंपनी के अधिग्रहण के बारे में बात करने आएगा। अपने बेटे रोहन मेहता को मीटिंग में लाना न भूलें, विक्रम ने कहा। जी बिल्कुल, अजय ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि वो विक्रम ठाकुर को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। फोन की एक बीप के साथ कॉल खत्म हो गई। अजय मेहता का चेहरा पीला पड़ गया। अपने बेटे का नाम सुनते ही उसे गहरी बेचैनी महसूस हुई। कॉल खत्म होने के बाद सभी शेयर होल्डर्स ने अजय को और भी ज्यादा शत्रुता और शक भरी नजरों से देखा। चूंकि मामला जरूरी है, हम तुरंत मीटिंग बुलाते हैं। कंपनी के पूरे मैनेजमेंट को सूचित करें और ठाकुर ग्रुप के लोगों के आने का इंतजार करें, अनिल मेहता ने गंभीर स्वर में कहा। आधे घंटे से भी कम समय में मेहता ग्रुप ने अपने 200 से ज्यादा कर्मचारियों के मैनेजमेंट विभाग को बड़े मीटिंग हॉल में इकट्ठा कर लिया। दोनों भाई ठाकुर ग्रुप के आने का इंतजार कर रहे थे। 3 घंटे बीत गए। मीटिंग हॉल में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। सभी घबराहट में इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे पहले की गहमा गहमी के बावजूद वे इस जरूरी मामले में कोई नतीजा नहीं निकाल सके। ठाकुर ग्रुप ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया था और मेहता ग्रुप डरासमा 2 घंटे से उनका इंतजार कर रहा था। यहां तक कि कंपनी के मुखिया अनिल और अजय मेहता भी गलियारे में अपनी घबराहट दबाते हुए चहलकदमी कर रहे थे। फोन करके पूछने की हिम्मत उनमें नहीं थी, क्योंकि वे ठाकुर ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते थे। मिस्टर अनिल, क्या हमें फोन करना चाहिए? आखिर वे आ भी रहे हैं या नहीं? एक शेयर होल्डर, जिससे अब इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ने पूछा। पापा जी, मुझे लगता है कि हमें आज के लिए तितर बितर हो जाना चाहिए। अगर वे आएंगे तो हमें दोबारा इकट्ठा होने में देर नहीं लगेगी, अनिल मेहता के दामाद शिवम शर्मा ने सुझाव दिया, क्योंकि वो भी अब और नहीं बैठ सकता था। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। आखिरकार हमारे ग्रुप की जिंदगी अब ठाकुर ग्रुप के हाथों में है, अनिल ने गंभीरता से कहा। डैड, ये क्या माजरा है? ये लोग आ रहे हैं या नहीं? रोहन मेहता ने संदेह भरे लहजे में पूछा। हालांकि वो मेहता ग्रुप की एक शाखा का जनरल मैनेजर था। उसे खुद नहीं पता था कि विक्रम ठाकुर ने उसे मीटिंग में क्यों बुलाया है। पता नहीं ये ठाकुर ग्रुप वाले अपने आप को क्या समझते हैं। 200 लोगों को एक सेक्रेटरी के लिए इंतजार करवा रहे हैं, रोहन ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा। मुंह बंद कर, मूर्ख, अजय ने उसे डांटा। तुझे अंदाजा भी है कि ठाकुर ग्रुप क्या चीज है? तू हर बार कुछ न कुछ ऐसा करता है कि मेरी नाक में दम हो जाता है। पता नहीं इस बार तूने क्या कर दिया कि हमारी पूरी कंपनी पर बनाई है। माहौल फिर से निराशा में डूब गया। सभी के दिलों में डर था। जो हो चुका वो कम था, अब और क्या होने वाला है? भले ही हॉल में एयर कंडीशनिंग थी, लेकिन मैनेजमेंट के कई लोग और शेयर होल्डर्स तक पसीने से तरबतर थे। तभी एक युवक अपनी बिजनेस टीम और 2 वकीलों के साथ अचानक मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ। सब लोग, मेरा परिचय, मैं ठाकुर ग्रुप की ओर से मेहता ग्रुप के अधिग्रहण का प्रभारी हूं, विक्रम ठाकुर ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। और हां, मैं मेहता ज्वेलरी ग्रुप का नया चेयरमैन भी हूं। डायरेक्टर अनिल मेहता की जगह अब मैं कंपनी के मामले संभालूंगा। यह कहकर विक्रम ठाकुर ने चेयरमैन की कुर्सी खींची और आत्मविश्वास के साथ उस पर बैठ गए। भवानी मेहता के निधन के बाद से मेहता ग्रुप के चेयरमैन का पद खाली था। अनिल और अजय मेहता ने भी खुद को डायरेक्टर तक ही सीमित रखा था। ये क्या? ये नजारा देखकर मेहता परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर नफरत उभर आई, लेकिन वे खामोश रहे। वे ठाकुर ग्रुप को नाराज नहीं करना चाहते थे
और कंपनी के मामलों को बिना किसी परेशानी के सुलझाना चाहते थे। इसलिए किसी ने भी विक्रम ठाकुर को कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। विक्रम ने परिवार के सभी लोगों के हाव भाव देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ने से पहले लगता है आप में से कई लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि स्थिति ठीक ठीक है क्या। इस वक्त मेरे पास मेहता ज्वेलरी ग्रुप के 55% शेयर है। इसके अलावा मैं 20 ज्वेलरी फैक्ट्रियों और 30 फ्लैगशिप स्टोर्स के मैनेजमेंट को नियंत्रित करता हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं चेयरमैन का पद लेता हूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? विक्रम के शब्द ढोल की तरह गूंजे जो सभी के मन में गहरे उतर गए और वे सन्न रह गए। ये अधिग्रहण के दस्तावेज है, कृपया सभी इन्हें ध्यान से पढ़ लें। विक्रम ने दस्तावेजों की प्रतियां बांटने का आदेश दिया। सभी शेयर होल्डर्स ने दस्तावेज पढ़ते हुए गंभीर भावों के साथ गहरी सोच में डूब गए। तभी शांति में विक्रम ठाकुर की आवाज फिर गूंजी, इस बार अलग अंदाज में। रोहन मेहता कौन है? विक्रम बार बार रोहन से क्यों मिलना चाहता है? वो उसके साथ क्या करेगा? क्या मेहता परिवार को पता चलेगा कि विक्रम को ठाकुर ग्रुप के जरिए आरव ने भेजा है? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए श्री राम ऑडियो FM पर। विक्रम ठाकुर ने भारी आवाज में पूछा, रोहन मेहता कौन है? सभी की निगाहें एक दिशा में घूमी और पीछे से रोहन मेहता निकलकर सामने आया। विक्रम ने उसे तेज पैनी नजरों से घूरा। मैं हूं रोहन मेहता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मिस्टर विक्रम ठाकुर। रोहन ने झुंझलाहट भरे लहजे में लेकिन ईमानदारी से कहा। तभी रोहन के पिता अनिल मेहता ने गुस्से से उसकी ओर देखा। रोहन ने फौरन अपनी बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है विक्रम सर। विक्रम ने बिना कोई भाव दिखाए ठंडे लहजे में पूछा, कंपनी में आपकी क्या हैसियत है? इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सा होने के बावजूद आपको यह भी नहीं पता कि बिना इजाजत बोलना शोभा नहीं देता। ये कहते हुए विक्रम ने रोहन की ओर ऐसी ठंडी नजर डाली कि माहौल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने पास पड़ी एक भारी सील उठाई और तेजी से रोहन की ओर फेंक दी। थंप! सील रोहन के पेट से टकराई और उसके होश उड़ गए। उसे लगा जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। दर्द उसके पेट से ऊपर की ओर बढ़ा और उसने मीटिंग से पहले खाया सारा खाना कॉन्फ्रेंस टेबल पर उलट दिया। रोहन गुस्से से तिलमिला उठा। उसे लगा कि विक्रम ने उसके साथ ज्यादती की और सबके सामने उसकी बेइज्जती की। उसने विक्रम को नफरत भरी नजरों से देखा, लेकिन विरोध का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर ग्रुप का ये सेक्रेटरी उसे क्यों निशाना बना रहा है। यहां मौजूद सभी लोग ध्यान से सुने। मैं यहां बिजनेस की बात करने आया था, लेकिन लगता है इस रूम को पहले थोड़ी सफाई की जरूरत है। विक्रम ने हल्के लेकिन तीखे लहजे में कहा, जी प्रेसिडेंट विक्रम, मैं अभी किसी को बुलाकर इस रूम को साफ करवाता हूं। अनिल मेहता ने चापलूसी भरे अंदाज में तुरंत कहा। हालांकि अनिल अपने बेटे की मदद करना चाहता था, लेकिन वो कंपनी की मौजूदा स्थिति को सबसे बेहतर समझता था। उसने जल्दी से सिर झुकाकर विनम्रता दिखाई। हां, विक्रम ने तंज भरे लहजे में अनिल को देखा। कंपनी में एक नियम होना चाहिए, जो कर्मचारी गलती करे उसे उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अनिल ने रोहन को सख्त नजरों से देखा और डांटते हुए कहा, नालायक, तुमने प्रेसिडेंट विक्रम के सामने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? अब इससे पहले कि तुम मुझे और बेइज्जत करो, जल्दी से इस जगह को साफ करो। रोहन हैरानी से अपने पिता को देखता रहा, जबकि अनिल उसे जल्दी करने का इशारा कर रहा था। क्या मुझे अपनी बात दोहरानी पड़ेगी? विक्रम ने हल्के लेकिन धमकी भरे अंदाज में कहा और अनिल की ओर तीखी नजरों से देखा। जिसने इस टेबल को गंदा किया, उसे अपनी गंदगी खुद साफ करनी होगी। साफ शब्दों में कहूं तो मैं चाहता हूं कि रोहन अपनी उल्टी को टेबल से चाटकर साफ करे। जल्दी। आप चाहते हैं कि वो इसे चाटे और सब कुछ वापस निगल ले? उस पल अनिल की सूरत गुस्से से तमतमा गई।
उसने कभी नहीं सोचा था कि ठाकुर ग्रुप का ये कार्यकारी अध्यक्ष इतना दबंग होगा। प्रेसिडेंट विक्रम, कृपया रोहन को माफ कर दें। वो अभी युवा है और कंपनी के नियमों को पूरी तरह नहीं समझता। क्या आप इसे? अनिल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बस, विक्रम ने चिल्लाकर अनिल का मुंह बंद कर दिया और इशारा करने के लिए हाथ उठाया। 10 सेकंड। विक्रम ने अनिल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। फिर उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते अनिल मेहता, तो आज से तुम्हारी छुट्टी। कल से तुम्हें इस बिल्डिंग और इसके आसपास भी दिखने की इजाजत नहीं होगी। मैं ज्वेलरी स्टोर्स और प्रोडक्शन फैक्ट्रियों के मामलों को निपटाने के लिए अपनी टीम भेजूंगा। ठाकुर ग्रुप की काबिलियत के साथ इन छोटे मोटे कामों को पूरा करने में हमें 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठाकुर ग्रुप में डायरेक्टर के सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी के तौर पर विक्रम ठाकुर को बिजनेस की दुनिया में लंबा अनुभव था। कई बड़े मौकों पर काम करने और उनमें हिस्सा लेने की वजह से उसे दूसरी कंपनियों के साथ डील करने का गहरा तजुर्बा था। उसके इस अचानक हमले ने ऐसी मजबूत आभा पैदा की कि मेहता परिवार के लिए सिर उठाना अब नामुमकिन हो गया। इस वक्त अनिल मेहता का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। विक्रम के शब्दों ने उस पर ऐसा असर किया जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। उसकी सांसें फूल रही थी। विक्रम के इस घमंड को देखकर अनिल को यकीन हो गया कि अगर वो चाहे तो एक पल में उसे कंपनी से बाहर निकाल सकता है। अगर उसने विक्रम की बात नहीं मानी तो जैसे ही वो मेहता एम्पायर के इस टावर से बाहर निकलेगा, वो सब कुछ खो देगा। पैसा, रुतबा, बंगला, कार, शेयर, फैक्ट्रियां, सब कुछ। और जिस पल वह अपनी दौलत खो देगा, जिन लोगों को उसने अतीत में नाराज किया था, वे उसे जमीन में रौंद देंगे। नतीजों के बारे में सोचते हुए अनिल को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। बेशर्म, नालायक। अनिल गुस्से में रोहन पर चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, कमीने, जैसा प्रेसिडेंट विक्रम कह रहे हैं वैसा कर। थप्पड़, थप्पड़। बिना किसी हिचक अनिल ने रोहन के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उसके गालों पर लाल निशान उभर आए। डैड, मैं। रोहन हैरानी में बुदबुदाया। डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस अपमान और तिरस्कार की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने को तैयार थे। उसे सचमुच नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या किया जिसके लिए उसे इस तरह की सजा मिल रही थी। हकीकत में मेहता परिवार के 200 से ज्यादा लोगों के सामने टेबल पर पड़ी उल्टी को चाटना और वापस निकलना, और ऐसा करने के बाद वो मेहता ग्रुप में अपनी जगह कैसे बनाए रखेगा? मुंबई शहर में वो किस मुंह से रहेगा? थप्पड़। अनिल ने एक बार फिर रोहन को जोरदार थप्पड़ मारा और उसके सिर को पकड़कर टेबल पर पड़ी उल्टी में दबा दिया। निकम्मे, किस बात का इंतजार कर रहा है? अपने बाप को बर्बाद करके ही मानेगा क्या? अनिल ने दांत पीसते हुए जोर से कहा। यह कहते हुए उसने रोहन के सिर को टेबल पर जितना हो सके उतना जोर से दबाया। देखते ही देखते रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुत्ते की तरह टेबल को चाटा और खुद को सब कुछ वापस निगलने के लिए मजबूर किया। मेहता परिवार के सभी लोग इस भयानक नजारे को स्तब्ध होकर देख रहे थे। उस पल वे विक्रम ठाकुर के गुस्से और दबदबे को महसूस कर सकते थे। साथ ही वे मन ही मन राहत की सांस ले रहे थे। सबको साफ हो चुका था कि इस मूर्ख रोहन ने कुछ ऐसा किया है जिसने ठाकुर ग्रुप को नाराज कर दिया, और उसने ये आपदा मेहता एम्पायर में खुद ले आया। उन्हें डर था कि कहीं इसकी सजा उन्हें भी न भुगतनी पड़े। इसलिए मेहता परिवार में रोहन के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वे उस पर दांत पीस रहे थे। इस घृणित लेकिन संतोषजनक दृश्य को देखकर विक्रम का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसने अब अपना ध्यान अनिल और रोहन से हटाया। विक्रम ने धीरे से कहा,
अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुने। मुझे उम्मीद है कि आपने टेकओवर के दस्तावेज अच्छे से पढ़ लिए होंगे। हमारे ठाकुर ग्रुप ने मेहता ज्वेलरी ग्रुप के इतने सारे शेयर और संपत्तियां खरीदने का फैसला इसलिए किया क्योंकि हमने इस कंपनी की क्षमता को पहचाना और इसमें रुचि दिखाई। इसमें जबरदस्त विकास की संभावनाएं हैं। इसलिए आप सभी शेयर होल्डर्स को मौजूदा संकट से होने वाले नुकसान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम की प्रोफेशनलिज्म कंपनी को ज्यादा मुनाफे की ओर ले जाएगी। सभी शेयर होल्डर्स को बस मेरे द्वारा संशोधित सिस्टम का सख्ती से पालन करना होगा।